नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। परीक्षा पे चर्चा के लिए रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन। अभी तक 4 करोड़ से अधिक छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के लिए दिखाई दिलचस्पी। पीएम भी एग्जाम वॉरियर से संवाद के लिए उत्सुक। देश में पहली बार डिजिटल तरीके से होगी 2027 में होने वाली जनगणना। पहले चरण में इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच होगी घरों की गिनती। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की चुनावी सरगर्मी तेज। संगठन से जुड़े मसलों पर बातचीत के लिए आज से 2 दिन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। वैश्विक राजनीति को स्थिर करने के लिए भारत फ्रांस का मिलकर काम करना महत्वपूर्ण। पेरिस में अपने फ्रांसीसी समकक्ष के साथ बैठक में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर। छियासठ अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अलग होगा अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम पर किए हस्ताक्षर। भारत की अंडर 19 टीम का अफ्रीका में बजा डंका। तीसरे वनडे में मेजबान टीम को 233 रन से हराकर सीरीज पर क्लीन स्वीप। वैभव सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द सीरीज। समाचार विस्तार से। परीक्षा पे चर्चा के दिन नजदीक आ रहे हैं और ये वो मौका होता है कि जब खुद प्रधानमंत्री परीक्षा में शामिल हो रहे बच्चों को सफल होने की टिप्स देते हैं, जो उनके टेंशन भी कम करते हैं। छात्रों के साथ प्रधानमंत्री के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के नवे संस्करण में शामिल होने के लिए देश भर के छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। माई गॉव पोर्टल पर गत 1 दिसंबर से शुरू की गई ऑनलाइन परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता में अब तक 4 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कार्यक्रम के पिछले संस्करण में 3 करोड़ 56 लाख से अधिक पंजीकरण हुए थे और इस बार पंजीकरण कराने वालों में 3 करोड़ 75 लाख छात्रों के अलावा करीब 23 लाख शिक्षक और 5 लाख से अधिक अभिभावक शामिल हैं। कक्षा 6 से 12 के छात्र इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 11 जनवरी तक पंजीकरण करा सकते हैं। और परीक्षा पर बातचीत के लिए जितने छात्र उत्साहित हैं, उतने ही प्रधानमंत्री भी। पीएम ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा है कि कार्यक्रम को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। उन्होंने कहा है कि वो एग्जाम वॉरियर से उनके सवाल या उनके अनुभव सुनना चाहते हैं, जो दूसरों को प्रेरित कर सकें। पीएम ने लिखा कि कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं और साथ ही इस साल का परीक्षा पे चर्चा भी। पीएम ने परीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुकता जताई है और कहा है कि विशेष रूप से परीक्षा के तनाव से निपटने के तरीके, शांत और आत्मविश्वास बने रहना और मुस्कुराते हुए परीक्षा देने पर बात होगी। 2027 में देश में जनगणना होगी और केंद्र सरकार की ओर से इसके पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 दिनों की अवधि में घरों की गिनती का काम किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 11,718 करोड़ से ज्यादा की लागत से भारत की जनगणना 2027 कराने की योजना को मंजूरी दी थी और इसके अलावा राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पिछले साल 30 अप्रैल को एक बैठक में इस जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया था। गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना में कहा गया कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के तय कार्यक्रमों के अनुसार घरों की गिनती शुरू होने से 15 दिन पहले स्वयं की गिनती की सुविधा उपलब्ध होगी। देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना की जाएगी और इसके तहत ये आंकड़े एंड्रॉइड मोबाइल के साथ साथ iOS वर्जन से एकत्रित किए जाएंगे। जनगणना का आंकड़ा जमा कराने के लिए 30 लाख कर्मचारी तैनात किए जाएंगे और इन कर्मचारियों में एनिमेटर्स, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर, चार्ज ऑफिसर और प्रधान या जिला जनगणना अधिकारी होंगे। ये लोग आंकड़े एकत्रित करने के साथ ही निरीक्षण और जनगणना के संचालन की निगरानी करेंगे। जनगणना 2 चरणों में होगी।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अपने इस दौरे के दौरान नड्डा पार्टी के प्रदेश इकाई की कोर कमेटी की बैठक करेंगे और कई जिला स्तरीय पार्टी नेताओं से बातचीत करेंगे। वे भाजपा डॉक्टर सेल के सदस्यों से भी मिलेंगे और आज कई संगठनात्मक बैठकें निर्धारित हैं, जिनमें वे भाजपा कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर की जानकारी लेंगे और आगामी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। नड्डा कल अपने मंत्रालय से संबंधित आधिकारिक बैठक में भाग लेंगे और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी पिछले महीने 3 दिनों के लिए राज्य का दौरा किया था और पार्टी पद अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें की थीं। पश्चिम बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब एसआईआर सुनवाई के दौरान डोमिसाइल सर्टिफिकेट को स्थायी निवास के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार ये दस्तावेज केवल विशिष्ट प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है और इसे मतदाता पहचान का आधार नहीं माना जा सकता। जिन मतदाताओं ने पूर्व में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा किए थे, उन्हें अब दोबारा सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है। आयोग का कहना है कि राज्य के नियमों के तहत ये प्रमाण पत्र केवल सेना और अर्धसैनिक बलों जैसी विशिष्ट श्रेणियों के लिए मान्य है। वर्तमान में बिना कड़े नियमों के जारी हो रहे प्रमाण पत्रों को देखते हुए आयोग ने ये प्रतिबंध लगाया है और इस कदम का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना और प्रक्रिया में गड़बड़ी को रोकना है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की सुनवाई को लेकर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। जैसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गलत सूचनाओं को रोकने के लिए फैक्ट चेक किया गया था और वैसे ही अब आयोग ने तथ्यों के साथ जवाब दिया है। तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग बुजुर्गों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को सुनवाई के लिए बुलाकर उन्हें परेशान कर रहा है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि क्रिकेटर मोहम्मद शमी, सांसद अभिनेता देव और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जैसे लोगों को क्यों नोटिस भेजा गया और इन्हीं बातों को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि ये आरोप पूरी तरह से राजनीतिक है। दक्षिण दिनाजपुर की एक घटना में आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक बुजुर्ग महिला की मौत दिल के दौरे से हुई थी, जिसका एसआईआर से कोई संबंध नहीं था। 2002 की वोटर लिस्ट से जुड़ा है और सुनवाई के नियम बता दें आपको कि एसआईआर पर दुष्प्रचार चुनाव आयोग का जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि तृणमूल के आरोप को उन्होंने पूरी तरह से बेबुनियाद करार दिया है। जिसमें कहा गया था कि बुजुर्गों को परेशान करने के लिए आरोप जो लगाए गए हैं वो पूरी तरह से राजनीतिक हैं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के दौरान करीब 10,000 मतदाता पहचान पत्र वोटर कार्ड वापस लौट आए हैं और इससे प्रशासनिक हलचल मच गई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार ये वोटर कार्ड डाक विभाग के जरिए मतदाताओं के पते पर भेजे गए थे। डाक के जरिए कई बार वोटर कार्ड पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन दिए गए पते पर मतदाता नहीं मिले और इसीलिए कार्ड वापस लौट आए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया है कि इस पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है, लेकिन 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल होंगे, उनके वोटर कार्ड तय प्रक्रिया के तहत दोबारा भेजे जाएंगे, यानी कि किसी का अधिकार नहीं छीना जाएगा। वोटर कार्ड वापस आने के पीछे कई वजहें हैं, जैसे कि पते में गलती होना, व्यक्ति का घर बदल लेना या आवेदन के समय गलत जानकारी देना। अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद सभी जानकारियों को फिर से जांच की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और मतदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। और यहां पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए DT न्यूज़।
टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि फ्रांस भारत के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में से एक हैं और बहुध्रुवीयता के प्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रों के रूप में दोनों देशों का वैश्विक राजनीति को स्थिर करने के लिए मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। पेरिस में अपने समकक्ष जीन नोएल बेरोट के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि निरंतर संवाद आपसी संबंधों को पोषित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहली इंडिया बीमार फॉर्मेट मीटिंग में भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियों का आकलन करने और यूक्रेन संघर्ष पर बातचीत हुई। Were largely centered on 3 issues: India-European Union relations, the Indo-Pacific, and the Ukraine conflict. One context for doing so is the deepening engagement that we have with Europe. It is reflected in a collective endeavor with Brussels, but it is also sustained by efforts from individual European member states. As these conversations advance and cooperation deepens, it is natural that we have smaller group interactions that support this larger direction, and I think that is what we see today. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फ्रांस के दौरे पर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि ये बैठक वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में हुई है और ये स्वाभाविक है कि रणनीतिक साझेदार आपस में घनिष्ठ परामर्श करें। दोनों विदेश मंत्रियों ने मुख्य रूप से AI शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगले महीने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के लिए आधार तैयार करने पर भी बातचीत की। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरोप के बीच विकास की अपार संभावनाएं हैं। Among India's major relationships, I believe that the one with the European Union and Europe, and obviously with its member states, has the most room to grow today. We have tremendous unrealized potential and many new areas to explore. It is appropriate that this format, which has brought us together, has 3 very important European partners. My discussions today leave me confident that they will support that effort to take India-Europe ties to the next level. व्हाइट हाउस की ओर से एक्स पर एक अहम जानकारी दी गई है। कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम पर साइन किया है जिसमें 66 इंटरनेशनल संगठनों से अमेरिका को बाहर निकालने का निर्देश दिया है। ये सभी ऐसे संगठन हैं जो अमेरिकी हितों की सेवा नहीं करते, जिसमें 35 गैर संयुक्त राष्ट्र संगठन और 31 संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की और इसका मकसद था प्रोजेक्ट में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। और इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है और इस पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति।
प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय निगरानी ने देश की बड़ी परियोजनाओं को समय से जमीन पर उतारने का काम किया है और इसका सशक्त उदाहरण है जम्मू का एम्स अस्पताल, जो आज जम्मू कश्मीर समेत आसपास के राज्यों के लोगों को आधुनिक और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जारी प्रगति पहल ने देश में विभिन्न परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की नई इबारत लिखी है। इस प्लेटफॉर्म ने दिखाया कि कैसे बड़ी और अहम परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं और आम लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लाती हैं। एम्स जम्मू इसका एक बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा है। ये आधुनिक स्वास्थ्य संस्थान जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई कहानी लिख रहा है। लंबे समय से अटकी समस्याओं से लेकर समय पर प्रोजेक्ट पूरा होने तक एम्स जम्मू ने दिखाया कि कैसे तकनीक आधारित प्रशासन आम लोगों को सीधा फायदा पहुंचाता है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बना एम्स जम्मू सांबा में एक बड़ी स्वास्थ्य परियोजना है। इस संस्थान को 1800 करोड़ रुपए की लागत में पूरा किया गया। एम्स जम्मू आज जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लद्दाख के लोगों को भी सेवाएं दे रहा है। 750 बेड का अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी इलाज और मेडिकल कॉलेज, ये संस्थान लंबे समय से महसूस की जा रही जरूरत को पूरा कर रहा है। प्रोजेक्ट के आखिरी चरण में कई समस्याएं सामने आई थीं, जिनसे इसके बनने में देरी हो सकती थी। ऐसे में इस परियोजना को प्रगति प्लेटफॉर्म पर लाया गया। प्रगति का मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी निगरानी में केंद्र, यूटी प्रशासन और अन्य विभाग एक साथ आए। पानी, बिजली और ड्रेनेज जैसे लंबित मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि एम्स जम्मू की शुरुआत नवंबर 2024 में समय पर हो गई। Every 3 months they used to actually regularly monitor the progress, and if there was any issue or if there was any delay, and they were forthcoming to actually take immediate actions so that we are able to complete this project well in time. And this is a record that a 43 buildings in 227 acre land has been completed in a short span of 3.5 years. आज एम्स जम्मू में कार्डियोलॉजी, कैंसर, न्यूरोलॉजी, किडनी रोग और इमरजेंसी समेत तमाम सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक सुविधाओं के साथ इलाज भी किफायती है। इससे हजारों परिवारों को अपने ही क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल रही है। जो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है और जहाँ तक हम बताएं, लोग मैक्सिमम जाते हैं जम्मू, बख्शीनगर, पर वहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे ये है। यहाँ पे प्रॉपर डाइट मिलती है हमें, मतलब कि विदाउट चार्जिंग मेरा ऑपरेट हुआ है, मेरे बाजू का ऑपरेट हुआ है। यहाँ हम कल आए थे और आज हमारा ऑपरेशन हो गया। सबसे पहले मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें उन्हें बहुत बड़ी सहूलत दी है। जो सहूलत उन्होंने दी है उसका फ़ायदा हमें उठाया है। एम्स जम्मू ने सिर्फ इलाज की सुविधा नहीं बढ़ाई है, इससे रोजगार भी पैदा हुआ है। स्थानीय बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है, साथ ही ये मेडिकल शिक्षा और रिसर्च का एक अहम केंद्र बन रहा है। एम्स जम्मू आज सिर्फ एक अस्पताल नहीं, ये समय पर काम पूरा होने, बेहतर समन्वय और लोगों को प्राथमिकता देने वाले शासन का उदाहरण है। प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म दिखाते हैं कि सही निगरानी और नेतृत्व से बड़े प्रोजेक्ट जमीन पर असर दिखा सकते हैं। वाइब्रेंट गुजरात आज भारत के सबसे प्रभावशाली वैश्विक व्यापार सम्मेलनों में से एक बन चुका है, जो एक राज्य स्तरीय निवेश पहल के रूप में शुरू हुआ था। वह आज एक शक्तिशाली मंच बन चुका है जो गुजरात को दुनिया से जोड़ता है। आइए जानते हैं कि ये यात्रा कैसे शुरू हुई और इसे कितनी दूरी तक पहुंचाया गया।
वाइब्रेंट गुजरात की परिकल्पना 2003 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये वो समय था जब गुजरात को फिर से विश्वास बहाली और निवेशकों का भरोसा जीतने की जरूरत थी। इस पहल का उद्देश्य था गुजरात की ताकतों को दुनिया के सामने लाना और निवेश आकर्षित करना। साइंस सिटी के अंदर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। पूरे विश्व का ध्यान है कि रिसेशन के इस काल में सारी दुनिया में जब परेशान है लोग, क्या कमाल है कि गुजरात वाइब्रेंसी के साथ और अधिक ताकत के साथ आगे बढ़ने का संकल्प करके चल रहा है। और कल दुनिया देखेगी, कल पूरी दुनिया देखेगी कि अगर सपने होते हैं, सपनों को साकार करने के लिए दम होता है, तो दुनिया को नई दिशा देने का सामर्थ्य भी पैदा होता है। पहले संस्करणों में जैसे 2003 और 2005 में कारोबार करने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दिया गया था, 2007 तक वाइब्रेंट गुजरात ने राज्य को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया था, जिसमें भारत और विदेशों की प्रमुख कंपनियों ने भाग लिया था। Whatever investment came to Gujarat from the time that it became an independent state from 1947 to 1990, the same amount of investment came in single 10 years under the leadership of Chief Minister Modi at that time. So extremely successful attempt. It was the first of its type in India, and it became a role model 4-5 years later when Shri Modi ji became Prime Minister, and then many other states wanted to invite him. 2009 का संस्करण एक प्रमुख मील का पत्थर साबित हुआ, जब गुजरात देश के सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्यों में से एक के रूप में उभरा। इस समिट ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जिसमें विदेशी सरकारों, वैश्विक सीईओ और वित्तीय संस्थाओं का बढ़ता हुआ सहयोग देखा गया। 2011 तक वाइब्रेंट गुजरात ने गुजरात को भारत के विकास इंजन के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें औद्योगिकीकरण, शहरी विकास और नवाचार को प्रमुखता दी गई। 2013 में गुजरात को एक वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। 2015 में समिट का विषय वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए लॉन्च पैड रखा गया। 2017 में समिट का फोकस भारत को व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया से जोड़ने पर था। 2019 में समिट का विषय नया भारत बनाने की दिशा में था। 2024 में गुजरात को भविष्य का द्वार बनाने के रूप में प्रस्तुत किया गया। दुनिया के नेताओं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, स्टार्टअप्स और नीति निर्माताओं की निरंतर भागीदारी के साथ वाइब्रेंट गुजरात की भूमिका को भारत की आर्थिक यात्रा में मजबूत करता है, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। मेघना देव सिंह की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और दिल्ली के तुरकमान गेट इलाके में फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास के अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन पर हुई पत्थरबाजी को लेकर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कई टीमें बनाकर जांच की जा रही है और साथ ही आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। और इस घटना को लेकर पुलिस ने पहले ही एफआईआर दर्ज की है, तो वहीं अफवाह फैलाने वाले भी पुलिस की रडार पर हैं। तुरकमान गेट इलाके में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च भी निकाला। बता दें कि मंगलवार को रात को एमसीडी का बुलडोजर चला था और इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर उपद्रव किया था और इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर पथराव भी हुआ था और इस घटना में एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। एफआईआर रजिस्टर करके हमने एक स्पेशल टीम बनाया है। हमारा जो ऑपरेशंस की जो यूनिट है सेंट्रल दिल्ली के, उसमें ये एफआईआर हमने ट्रांसफ़र किया है और स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर को स्पेशल इन्वेस्टिगेटर हमने नोटिफाई किया है। एज ऑफ नाउ इस केस की इन्वेस्टिगेशन में ये टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और 5 लोगों को अभी अरेस्ट करके कोर्ट में अभी ऑन रूट है कोर्ट में पेश करने का। खेल की खबरों में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे और आखिरी वनडे में 233 रनों से हरा दिया है और इस जीत के साथ ही भारत ने यूथ ओडीआई सीरीज को क्लीन स्वीप कर लिया है। तीसरे वनडे में भारतीय टीम ने वैभव सूर्यवंशी और अरुण जॉर्ज की शतकीय पारी की बदौलत 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 393 रन बनाए
और इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम शुरुआती झटकों से उभर नहीं सकी और 35 ओवर में 160 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से किशन सिंह ने 3 और एनान ने 2 विकेट लिए और इस सीरीज में अपने बल्ले से दमदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने पूरी सीरीज में 206 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।